अभी मैं पटना के गांधी मैदान में हूँ और मुझे अभी अनअकैडमी के दो स्टूडेंट मिले हैं जो आईआईटी की तैयारी करते हैं। और आज मैं इनसे जो बिहार में इलेक्शन आगामी विधानसभा का होने वाले हैं और जो भाई भारत पाकिस्तान के मुद्दे तमाम टॉपिक पे मैं सोचा कि चलो इनसे बातचीत करते हैं। मिले हैं, बातचीत करने के बाद पता चला कि यार यंग है और ये बिहार के युवा देश के मुद्दे पे क्या सोचते हैं, इनका मन में क्या विचार चल रहा है भारत को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के और हमारा मौजूदा गवर्नमेंट है उसको लेकर के, इन तमाम इश्यू जो चल रहे हैं हमारे देश के अंदर। सीधे बातचीत करते हैं कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के दिमाग में भारत वार चाहता है या फिर शांति चाहता है। आपका नाम क्या है? मनस्वी राज। अच्छा, तो कहाँ से हो आप? हम बेटा। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? तो अभी तो स्टूडेंट है। अच्छा, स्टूडेंट। आपने कोचिंग कर रहे हो ना? बता, अपने इंट्रोडक्शन दे दो। मनस्वी, माय नेम इज मनस्वी राज। आई स्टडी इन क्लास 12th and student of an academy. I pursue PCM. परसू पीसीएम यानी कि ऐसे आप बोल सकते हो कि मैं ऐसे आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे बेसिकली जो सारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो रूरल एरिया के हैं, जो वीडियो तमाम तरह के लोग देखते हैं, तो उनके दिमाग में ये होता है कि हाँ, तो एज ए इंजीनियरिंग की तैयारी करें, आने वाले भविष्य के इंजीनियर कहलाएंगे अगर ये क्रैक कर लेते हैं तो अभी जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके से एक वार का सिचुएशन बना हुआ है मौजूदा, अभी जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरीके का एक्सीडेंट हुआ, उस पर अपना राय क्या? अब क्या लगता है कि इस तरीका होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब जो हो गया है, आपको क्या लगता है? 27 लोगों का हुआ है कत्ल, 4 लोग मिलकर कर लेंगे। और नीचे वो भी जो बच्चे ने बताया इंटरव्यू में कि नीचे पुलिस मतलब आर्मी वाले थे, तो ऐसा तो नहीं है कि बिना मतलब लोकल के मदद के वो लोग किए होंगे। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी और उसको एज ए केंद्र शासित प्रदेश उसको बना दिया गया, यानी केंद्र सरकार उसको अपने कंट्रोल में रख रही है कि अगर हम 370 हटाते हैं, नोटबंदी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर से आतंकवाद चला जाएगा। लेकिन इन तमाम चीजों को सोल्यूशन करने के बावजूद आतंकवाद जम्मू कश्मीर से नहीं गया और आज वही अटैक हुआ। और इस बार जो अटैक हुआ है वो एज ए रिलीजन यानी हिंदू को टारगेट करके मारा गया। इस पर क्या कहना है? रिलीजन को टारगेट करके देखिए, ऐसा मतलब न्यूज में भी आया हुआ कि कश्मीर के जो लोकल्स है वो अपने बेटी ये लोग का ब्याह जो करवाए पाकिस्तान में। ये तो है। हाँ। वो तो ऐसा तो नहीं है कि इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो रहा होगा, इंफॉर्मेशन लीक हुआ, उन लोगों ने मतलब सहारा लिया। अगर बॉर्डर नहीं, अगर बॉर्डर पार करके आतंकवादी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां के जो लोकल स्लीपर सेल है उनका हेल्प तो कर रहे हैं, ये तो 100% श्योर है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी लोकल को हो गई कि उनको पैसे के लालच आ गया या किस चीज का लालच आ सकता है? आइडियोलॉजी सेम है सब लोगों का, मेन सिखाया ही जाता है उन लोगों को यही। कुरान में अभी हम लोग को तो पता नहीं है कि क्या है, जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। मेन आइडियोलॉजी सेम है और रिलीजन सेम है, तो मदद कर रहे हैं। ऐसा भी होना चाहिए। अच्छा चीज। अभी हम दूसरे स्टूडेंट से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आयुष आनंद। अपने इंट्रोडक्शन दो। अभी हम 12th में हैं, IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से। कहाँ से हो आप? हम जहानाबाद से। जहानाबाद। बिहार का जहानाबाद भी एक टाइम पे एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था कि जो लोग इस डिस्ट्रिक्ट को सुन के कांपते थे। खैर, इस टॉपिक को कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो इशू चल रहा है इसके बाद क्या भारत पाकिस्तान को आप किस नजरिए से देखते हो जो इशू चल रहा है? देखिए, जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला कि सिर्फ बिना लोकल सपोर्ट के तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, तो ये तो है ही। और आइडियोलॉजी का भी बहुत बड़ा दिक्कत है जो इंडिया में ऐसे देखा जाए तो। और एक पाकिस्तान में मेन हमको लगता है जो मेन इश्यू है वो मिलिट्री रूल है, तो उसकी वजह से मान लीजिए कोई गवर्नमेंट अगर चाहे भी कुछ करना तो वो खुल के नहीं कर पाती है। कुछ भी करना चाहे तो मिलिट्री रूल आ जाता है डायरेक्ट। तो इस चीज पे पाकिस्तान को काम करना चाहिए। और जैसे हम लोग को बिल्डिंग चाहिए, रोड चाहिए, तो वहां के भी लोगों को ऐसा सोच रखना चाहिए। सिर्फ बम फोड़ने से आपका देश विकसित तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। नहीं, कहीं ना कहीं अगर भारत का ही एक अंग पाकिस्तान था, यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।
हमारा ही पार्ट है, और दोनों में डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां का जो डेमोक्रेसी है वो अलग टाइप का, वहां का जो है आर्मी के अंडर कंट्रोल में रहती है। और इस तरीके जो घटना घटती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। साजिश ये है कि वहां उस देश का जो नींव पड़ा था वो ऐसी घटनाओं के आधार पर पड़ा था। दंगे हो रहे थे हमारे भारत, जब पूरा एक यूनिट भारत था जब अंग्रेज के टाइम पे, तो हिंदू मुस्लिम में राइट अंग्रेजों ने करवा दिया था। अब जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने देखा कि अगर हमें भारत पे शासन करना है तो यहाँ दो धर्मों में लड़ाई करवानी पड़ेगी। तो इनका जो बीज जो बोया हुआ है, अंग्रेजों का बोया हुआ है, और अंग्रेज के टाइम पे भी भारत में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती थी, राइट होने लगी, तो वहीं पे मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग देश की मांग कर दिया कि हमें एक अलग पाकिस्तान दिया जाए। और उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा तो हमें पूरे देश में दंगा छेड़ देंगे, मुस्लिम हिंदू को मारेगा, हिंदू मुसलमानों को मारेगा। तो उस आधार पर अंग्रेजों ने भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। लेकिन ये तमाम चीज पुरानी शुरू हो गई, लेकिन आज के दौर में क्या किसी भी समस्या का समाधान युद्ध है? मेरे हिसाब से अभी युद्ध देखा जाए तो शायद नहीं है, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर है, कंट्री है। ये भी बात है, ये तो मेन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियर एक बम अगर फटेगा तो क्या हाल होगा। जैसे मान लीजिए कि एक केस ले लेते हैं कि इंडिया ने काफी ज्यादा पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, ठीक है, तो एक कहावत है कि हम भी डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे सनम। तो अगर वो खत्म है तो अपना जितना भी उसके पास न्यूक्लियर बम है सब छोड़ेगा, इंडिया नहीं स्टेबल रह पाएगा। तो उस डर के वजह से हमको लग रहा है वॉर का भी सिचुएशन काफी कम है, क्योंकि एक देश के पास जब न्यूक्लियर बम आता है तो वो काफी सोच समझ के दूसरे लोगों से करते हैं इंटरेक्शन। अभी भारत के पास भी न्यूक्लियर बम की संख्या कम से कम 170 है और पाकिस्तान के पास भी 170 है। तो क्या लगता है कि अगर इन दोनों देश में युद्ध छिड़ जाता है, जैसे कि भारत सरकार प्रेशर बना रखा है, इंटरनेशनल सपोर्ट भारत सरकार को मिल रहा है, और हमारे देश की तमाम पार्टियां हैं जो भारत सरकार को सपोर्ट करे कि आप पाकिस्तान को कुछ भी करो, आप उसको एक पार्ट करो, दो पार्ट करो या चार पार्ट करो, तो कहीं ना कहीं हमारा मिलिट्री, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी सारी अटैक करेगी। तो कहीं ना कहीं अगर अटैक करती है तो पाकिस्तान भी अटैक करेगा। तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जम्मू कश्मीर, पंजाब और उससे सटे हुए गुजरात ऐसे स्टेटों को पड़ेगा। तो और उसके पास मिसाइल भी ऐसा है कि एक मिसाइल मारेगा यहाँ पटना आके गिरेगा, तो यहाँ के लोग भी अगर एक लॉन्ग रेंज मिसाइल, तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, न्यूक्लियर अगर वॉर होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही होगा, क्योंकि उनके सपोर्ट भी तो है पाकिस्तान के, मतलब जिन से पाकिस्तान ने कर्ज ले रखा है वो तो चाहेंगे ना कि हमारा एक एसेट बचे पाकिस्तान के रूप में। अभी चाइना ने बहुत बड़ी मिसाइल की खेप भेजी है, कल की रिसेंट की आई थी, अभी पाकिस्तान से न्यूज आ रहा था कि टर्की ने भी बहुत सारे मिसाइल की खेप भेजी पाकिस्तान में। ऐसे उसके जो भी हेल्पफुल कंट्री हैं पाकिस्तान के, उसके अपने सहयोग के तौर पे मिसाइल, जो भी गोला बारूद बम भेज रहा है, ताकि कहीं ना कहीं एक टेंशन क्रिएट किया जाए भारत और पाकिस्तान के रिलेशन का। क्या अगर भारत युद्ध करता है तो भारत के इकोनॉमी, जीडीपी पर भी असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर न्यूक्लियर हुआ तो इफेक्ट तो पड़ेंगे, मतलब आपको पता होगा जापान का क्या हाल था, जापान का, और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, वहाँ के लोग अभी भी अफेक्टेड है। पर अगर इंडिया में भी वैसा होता है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो जाएगा लेकिन इंडिया में भी तो अफेक्ट करेगा, उससे जीडीपी, इकोनॉमी सब कुछ डाउन। आज आप लोग पटना बिहार के रहने वाले, आज के जनरेशन को, आप लोगों को आज के सोच के हिसाब से बताइए, क्या किसी भी समाधान इंटरनेशनल की वार अगर होता है तो भारत पाकिस्तान होता है तो इसका प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ेगा? जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन हो रहा था, उधर इजराइल हमास हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वार किसी समस्या का समाधान नहीं है। और खासकर पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर बम है, तो कंट्रोल तो दोनों देश को करना पड़ेगा ना। तो इस पर क्या आपकी राय है? इस पे राय क्या है, अगर वैसा कुछ करनी है तो मिलिट्री से कुछ, मतलब जैसे एजेंट्स होते हैं उनको भेजे, सेल, रॉ, आईबी, एनआई, हाँ उनको भेजे, मतलब जड़ से, मतलब जो भी है उसका पता लगा, उसके बाद जो भी एक्शन लेना है ले। ऐसे अगर
अंधाधुन अगर छोड़ने लगे तब तो बहुत अब देखिए, अभी ऐसा भी लग रहा है, अभी तमाम मीडिया खबरों से भी ऐसा पता चल रहा है कि अभी बंगाल और बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो बीजेपी पर और आरएसएस पर ये भी आरोप लगता है कि जब हमारे देश के अंदर चुनाव होता है तो इस तरह घटना घटा देती है ताकि हमारे देश की जनता का ध्यान भटक जाए, और ध्यान भटक जाएगा तो ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, देशभक्ति के मुद्दे पे चुनाव। तो क्या बिहार पाकिस्तान के मुद्दे पे इलेक्शन करेगा? आप तो 18 साल हो गए, आप भी वोट देंगे, तो किस मुद्दे पे बिहार में? तो अगर आपके मम्मी पापा घर में तो लोग देंगे, तो अगर आपसे सजेशन मांगते हैं तो क्या बिहार के क्या मेन इशू है? बिहार का मेन इशू तो अभी है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, प्लस पढ़ाई भी अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ हदों में पीछे ही है बिहार में। और क्या रोड, ये सब रोड आप देख लीजिए। हाँ, रोड है, जॉब प्रोवाइड नहीं है, बहुत सारी जो गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आ रही है, पेपर लीक हो रहा है, हमारा कंपनी फैक्ट्री नहीं है हमारे देश के अंदर, हमारे बिहार से लोग पलायन करके दूसरे स्टेट पंजाब, हरियाणा, पंजाब जा रहे हैं। इस पे क्या बिहार ये कहा जाता है कि बिहार के जो लोग हैं मजदूर हैं। आप बिहार के लोग मजदूर मानते हो? देखा जाए तो कुछ, अगर मेजॉरिटी देखा जाए तो ये दुखद सच है, लेकिन हाँ अभी महाराष्ट्र के एक पार्टी है मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे ने कहा कि जो बिहार के लोगों को मार के भगा दो, वो अपने स्टेट में काम करेंगे। ऐसा उन्होंने कहा कि अपने स्टेट में कंपनी फैक्ट्री क्यों नहीं लगवाते हैं? अब ये इस लाइन पे तो हम भी उनका विरोध करेंगे, क्योंकि सिर्फ अपना पर्सनल बेनिफिट से ज्यादा देश का बेनिफिट भी देखना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो बिहार के लोग अगर आते हैं हमारे महाराष्ट्र में तो रोजगार खा जाते हैं। अब सबसे बड़ी इशू अभी भाषा को लेकर हो रहा है। अभी आप महाराष्ट्र में देखो, वहाँ के लोग जो बिहार के हैं, जो नॉर्थ बिहार के हैं, मतलब नॉर्थ भारत के लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो उनको तो मराठी बोलना होगा। अगर आपको महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना होगा। इस पे क्या हमारे देश के अंदर एक हिंदी भाषा नहीं चल सकता है? इस विषय पे हम लोग की जो सरकार है वो एक बार कब 19 कुछ में उसमें एक रूल, मतलब वो लोग डिसाइड किए थे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए। और मेरे हिसाब से अगर वो होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि अगर एक लैंग्वेज आएगा तो लोगों का हल्का सोच जो है वो भी अलाइन होगा, इससे हम लोग ठीक से कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन उसमें इश्यू हम एक ही आया था कि तमिल वाले लोग फिर बोल दिए कि हम लोग का भाषा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो अलग कम्युनिटी। देखिए, अगर किसी भी स्टेट का अपना अपना भाषा, जैसे कि हमारे बिहार के अंदर मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, बज्जिका है, अंगिका है, ये तमाम भाषा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो इसी तरीके से पूरे भारत के जितने भी स्टेट है उनकी अपनी एक लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज है, तो उनको सेकेंड ऑप्शन पे रखें, लेकिन हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज पे रखें, ताकि जो भी हिंदी भाषी के लोग जो जाते हैं अदर तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल या किसी भी जहां पे हिंदी नहीं है, तो वहां के लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। तो ऐसा होना चाहिए ना, भारत सरकार तो करना चाहिए, क्योंकि भारत पर सत्ता है, कंट्रोल पावर है, तो वो तो राज्य सरकार को तो लेटर लिख सकती है ना। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन जो लोकल लोग है वही नहीं चाहते ना, बहुत सारे लोग नहीं चाहते। मतलब कहने सरकार लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही है। अब ये भी बात हो सकता है। अब आप खुद देखिए, अगर हिंदी को हम प्राइमरी बनाएंगे, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस नीचे जाएंगे। अब अभी देखिए, अभी से लेके आप 20 साल पहले का करिए, मगही उतना नहीं पॉपुलर है। और आज देखिए, अब लोग मगही बोल रहे हैं। अभी पटना में अभी मगही सम्मेलन भी